हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन, यानी कि सेट से रिलेटेड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे रिलेशन क्या होता है, क्योंकि बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन को हम लोगों को जानना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले सीखेंगे, उसके बाद रिलेशन में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कार्तीय गुणन क्या होता है। ध्यान देंगे कि दो सेट आपका कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिए। जैसे रहेगा इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स then Cartesian product of sets A and B is denoted by A cross B, which is defined as A cross B equals to AB such that A belongs to A and B belongs to B। ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी होता है बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ए और बी दो आपका क्या नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ कि खाली नहीं होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, यानी दो सेट ए और बी ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन एम्प्टी हो, दोनों में कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए। ठीक है, तब जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए और बी का, उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी को पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। ए क्रॉस बी को क्या पढ़ेंगे बच्चों कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए एंड बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, किस रूप में डिफाइन होगा, यहाँ लिखा गया विच इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, यानी ए क्रॉस बी जो होगा बच्चों, तो ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ध्यान रखिएगा, क्या बोले, ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी ए क्रॉस बी का एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का कुछ हिसाब किताब ऐसा होगा कि फर्स्ट जो, इसको यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको जो ऑर्डर्ड पेयर में इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग बी को सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। यानी कि ए क्रॉस बी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, और कुछ इस प्रकार होगा कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो आपका सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, ये पहला वाला सेट से, और जो है सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा किसका, ऑर्डर्ड पेयर का वो किससे बिलोंग करना चाहिए, बी से। सिंपल सा देखिए, जैसे मान लीजिए 2 3 इस तरह से लिखे, तो इसको ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, 4 5 इसको बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। जैसे हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, एक्स और वाई, यानी कि उसमें पढ़ते हैं एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, तो उसी तरह का कुछ सीन है यहाँ पे। इसको बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होगा कि पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट सेट का होना चाहिए और दूसरा वाला किसका होना चाहिए, सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल लेकर के आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए, देखिए जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन लेते हैं, लेट ए 1 2 3। ठीक है, ए है एंड बी, सपोज ए बी ये है। ध्यान देंगे यहाँ पे ए आपका है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, बी है दूसरा सेट आपका जिसका एलिमेंट ए कोमा बी है, यानी ए और बी है। तो फाइंड करना आपको देन फाइंड करना है आपको ए क्रॉस बी। आपको क्या निकालना है बच्चों, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ध्यान देंगे ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो हम लोग को जो गिवन ए है 1 2 3 है एंड बी है आपका ए कोमा बी। ठीक है, यानी कि ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तब हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना है। तो ध्यान देंगे ए क्रॉस बी कैसे निकाल रहे हैं, तो ए के जगह पर उसका सेट लिख दीजिए 1 2 3 क्रॉस ए कोमा बी। चलिए, तो दो सेट के क्रॉस का, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होता है वो एक ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर कैसे बनता है बच्चों, तो यहाँ ध्यान देंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, इसके दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी कि 1 ए हो जाएगा, फिर 1 बी हो जाएगा। चलिए हो गया। अब 2 को पकड़ेंगे
तो 2 को पकड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा। चलिए अब 3 को पकड़ते हैं तो 3 को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, फिर आपका 3b हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में टोटल कितना एलिमेंट हो गया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यदि इफ n a में यदि आपका मान लिया जाए x एलिमेंट है ना, सेट a में यदि x एलिमेंट है और b में आपका यदि y एलिमेंट है, तब आपका a क्रॉस b में कितना एलिमेंट होगा, तो एन ए इंटू एन बी दैट इज x इंटू वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। यानी a में यदि x एलिमेंट है और b में यदि y एलिमेंट है तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट है, इसमें आपको कितना है, 2 एलिमेंट है। तो टोटल आप a क्रॉस b का एलिमेंट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 इंटू 2 हो गया आपको 6 हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि a में यानी कि पहला सेट में यदि x एलिमेंट है, दूसरा में y है, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट होगा बच्चों, तो x इंटू वाई दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो a क्रॉस b कैसे निकाले, तो सिंपल सा लॉजिक है, a के सामने उसका सेट लिख दीजिए, क्रॉस b के सामने उसका सेट लिख दीजिए, और है ना प्रत्येक एलिमेंट से यानी एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, यहाँ पे जितना एलिमेंट है सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाते चलेंगे, फिर दूसरा को पकड़ेंगे, फिर सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाते चलेंगे, फिर तीसरा को पकड़ेंगे, ऑर्डर पेयर बनाते चलेंगे। तो ये हो गया आपका a क्रॉस b, यानी कि 2 सेट a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं हम लोग, उसके बाद आएंगे रिलेशन में। मान लीजिए क्वेश्चन है आपको कि इफ 2 4 6 8, यह है a एंड b, ये है आपको, तो a आपका यहाँ पे है और b दूसरा सेट वहाँ पे, तब हम लोग को फाइंड करना है, देन फाइंड a क्रॉस b। ठीक है, तो a आपको दे रखा है 2 4 6 8 एंड b आपको दे रखा है a e i o। ठीक है, तब हम लोग को निकालना a क्रॉस b, देन a क्रॉस b, तो 2 4 6 8 क्रॉस बी ए ई आई ओ। कैसे बनाते हैं बच्चों, ऑर्डर पेयर, चलिए 2 को पकड़ेंगे, सबके साथ लगाते चलेंगे। तो चूंकि यह सेट होगा इसलिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे आगे में, तो 2a हो जाएगा, 2a, फिर 2e, फिर 2i, फिर 2o। चलिए अब 4 को पकड़ते हैं, तो 4 को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a, 4e, 4i, ठीक है, 4o। चलिए अब 6 को पकड़ेंगे तो 6a, 6e, 6i, 6o। अब 8 को पकड़ेंगे तो 8a, 8e, 8i और 8o। ठीक है, तो ये हो गया आपका a क्रॉस b। ठीक है, अच्छा एक चीज़ सोचने वाली बात है कि क्या a क्रॉस b आपका b क्रॉस a के बराबर होता है, सोचिए। तो सिंपल सा है, यदि मान लिया जाए a क्रॉस b से एक हम लोग को ऑर्डर पेयर a भी मिला है, तो क्या b a के बराबर होगा, नहीं होगा। सिंपल सा 2 3 है, यहाँ पे 3 2 है, कैसे बराबर हो जाएगा, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है, तो इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि a क्रॉस b जो है नॉट इक्वल टू होता है b क्रॉस a के, a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप 2 सेट का ऑर्डर पेयर यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसका एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, और ऑर्डर पेयर कैसा, जिसमें पहला वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेट का होगा, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट सेकंड सेट का होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका। ठीक, अब आते हैं हम लोग रिलेशन में बात करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए रिलेशन ऑन अ सेट ए, पहले एक सेट पर बात करेंगे, फिर उसके बाद 2 सेट पर बात करेंगे। यानी कि कोई सेट ए दिया गया है, उसमें जो रिलेशन किस रूप में डिफाइन होगा। चलिए सबसे पहली बात समझिए, रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता, संबंध। यानी कि 2 सेट के एलिमेंट के बीच जो रिश्ता होता है उसी को हम लोग कहते हैं, है ना, उसी संबंध को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। यानी कि रिलेशन क्या करता है, 2 सेट के एलिमेंट को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। 2 सेट क्या करता है, तो 2 सेट के एलिमेंट को जोड़ने का जो काम करता है उसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन वह कारक है या यूं कहें, रिलेशन वह चीज़ है जिसकी सहायता से या जिसके हेल्प से 2 सेट का एलिमेंट आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखेंगे, यदि मान लिया जाए सिंगल सेट ए दिया गया, तो इसमें कोई रिलेशन जो आपका वो किस तरह से स्टेब्लिश होता है, डिफाइन होता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे इफ ए बी अ
नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर, रिलेशन को हम लोग आर से सूचित करेंगे, देन अ रिलेशन आर ऑन ए इज डिफाइंड एज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ध्यान देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि ए यदि आपका नॉन एम्प्टी सेट है तब कोई रिश्ता आर जो है किसमें, सेट ए में किस रूप में डिफाइन होगा कि आर जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये क्या बात हुआ, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेकर के समझाते तब समझ में आएगा। जैसे देखिए मान लिया जाए इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 कोई सेट है एंड आर एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, देन फाइंड r। देखिए क्या बोल दिया कि a आपको कोई सेट दिया गया है, जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और आपको क्या है एक रिश्ता, एक जो है रिलेशन है ना, सेट ए के एलिमेंट में सेट ए के एलिमेंट्स को जोड़ने का एक रिश्ता क्या तैयार किया गया कि सेकंड कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट तब मिलेगा जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 1 को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तब कहता है बताइए वो रिश्ता क्या है, यानी उसका एलिमेंट क्या क्या होगा, रिलेशन का एलिमेंट क्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लोग को दे रखा है ए हो गया आपका 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा है, वहाँ से उठाएंगे या फिर ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, डिटेल से देखिए, उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे। चलिए ए क्रॉस ए निकालते हैं हम लोग पहले। तो ऑर्डर पेयर बनेगा दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी सिखाए थे तो ऑर्डर पेयर बनाइए। तो 1 1 1 2 1 3। अब चलिए 2 को पकड़ते हैं, 2 1 2 2 2 3। ठीक है, उसका 3 को 3 1 3 2 3 3। चलिए तो ये आपका तैयार हो गया बच्चों, ए क्रॉस ए तैयार हो गया, यानी कि ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन में क्या क्या हो जाएगा गौर से देखिए। तो रिश्ता हम लोग का क्या दिया गया था, आर जो था यानी कि रिलेशन का जो एलिमेंट होगा ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसमें सेकंड कोऑर्डिनेट तब मिलता है जब फर्स्ट में 1 को जोड़ते हैं। तो ठीक है, तो गौर से देखिए यहाँ पे मान लिया जाए ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का फिर दूसरा सेट ए है। ठीक, इसका एलिमेंट 1 2 3 है, 1 2 3 है, इसका भी 1 2 3 है। अब जरा सोचिए y वाला, ये तो हो गया आपका x वाला पार्ट, ये हो गया x वाला पार्ट, ये हो गया आपका y वाला पार्ट, क्योंकि ऑर्डर पेयर जो बनता है क्या होता है, x होता है फर्स्ट वाला सेट का एलिमेंट और y होता है सेकेंड सेट का एलिमेंट। चलिए तो गौर से देखिए कि हम लोगों को यहाँ पे y जब x में 1 को जोड़ेंगे, यानी 1 में 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, तो किससे कनेक्ट होगा, 2 से। फिर 2 में 1 को जोड़ेंगे तो किससे, 3 से। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 यहाँ है ही नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे रिलेशन क्या मिल गया बच्चों, तो रिलेशन हो गया हम लोग को। तो देयरफॉर आर हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा ऑर्डर पेयर, 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 हो जाएगा। ये हो गया, कितना ईजी है। देखिए कि यहाँ पे जो है रिश्ता जो है यानी कि सेट ए के एलिमेंट में जो रिश्ता क्या था कि सेकेंड वाला ये वाई वाला, याद रखिएगा एक्स वाई, ये सेकेंड वाला वाई को और फर्स्ट वाला एक्स को बता रहा है। तो ये जो सेकेंड वाला जो ऑर्डर पेयर है, सॉरी जो कोऑर्डिनेट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट कब मिलता है, जब फर्स्ट में 1 को जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला यदि मान लीजिए 1 है तो उसमें 1 को जोड़ेंगे तो दूसरा 2 होगा, पहला यदि 2 है तो उसमें 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं, है ना। यहाँ से यानी एक्स सेट ए से ए में क्या रिश्ता था कि वाई जो होता है तो एक्स प्लस 1 के बराबर है। तो x हो गया आपका 1, तो x हो गया 1, उसमें 1 को जोड़े तो y क्या मिला, 2 मिला, यानी ये किससे जुड़ेगा, 2 से। तो एक ऑर्डर पेयर हो गया 1 2। ठीक है, उसके बाद 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, यानी कि दूसरा हो गया 2 3। तो यही 2 मतलब कि ऑर्डर पेयर होगा। तो यही हम लोग का क्या कहलाएगा बच्चों, तो रिलेशन कहलाएगा। क्या भारी बात है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है कि पहले तो। अच्छा अब सवाल है कि डेफिनेशन जो बोला था कि R जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, क्या ये चीज़ सही है कि नहीं, देखिए गौर से। तो यहाँ पे जो इसका जो R का सेट R का जो एलिमेंट आया, कौन कौन आया है, 2 ऑर्डर पेयर आया है, 1 2 2 3। तो क्या ये 2 ऑर्डर पेयर इसमें है, तो देखिए यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि R का जो 2 एलिमेंट है वो
ए क्रॉस ए में आया है। देखिए ये एक सेट है, ये भी दूसरा कोई सेट है, यानी आर एक सेट है, ए क्रॉस ए से मिलने वाला भी एक सेट है। तो इसका टोटल एलिमेंट ए क्रॉस ए का सेट में है, तो ऐसी स्थिति में आर को हम लोग ए क्रॉस ए का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। हमेशा याद रखना है कि आर जो होगा, यदि सेट ए में डिफाइन होगा कोई रिश्ता आर, तो आर जो होगा ए क्रॉस ए का क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, यानी आर का एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट है उसी में इसका एलिमेंट लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो रिश्ता हम लोग कैसे तैयार किए, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। मान लिया जाए ए है 1 2 4 5 6 9 16 20। देन और रिश्ता क्या लगाएंगे, एंड आर जो है कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि इसका जो एलिमेंट होगा, चलिए इधर लिखते हैं। देखिए एंड आर जो है आपका, आर का जो एलिमेंट होगा कुछ इस प्रकार होगा कि सेकेंड वाला फर्स्ट का स्क्वायर होगा। सेकेंड वाला क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर होगा। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम से ही समझाते हैं। पहले तो सेट ए को लिख लीजिए। चलिए तो ए को लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 9 16 20, ये हो गया। चलिए यहाँ पे मान लीजिए ए है और ये आपका क्या है, दूसरा सेट ए है। ठीक है, तो इसका एलिमेंट हो जाएगा 1 2 4 5 6 9, ठीक है, और है 16 20, ये हो गया। इसमें देखिए 1 1 2 4 6 9 16 20। अब जरा सोचिए रिश्ता क्या है इसमें कि y जो है क्या है आपका बच्चों, तो y जो है एक्स स्क्वायर है। यानी कि आपको जो है सेकेंड सेट का एलिमेंट तब तैयार होगा जब फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इससे कनेक्ट हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ये हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, ये हो गया। 5 का स्क्वायर तो है ये नहीं है, 6 का स्क्वायर तो है ये नहीं है, 9 का स्क्वायर तो है ही नहीं। तो हम लोग का ऑर्डर पेयर क्या क्या बना, तो हम लोग का रिश्ता हो गया यहाँ पर रिलेशन में कौन कौन हो जाएगा, 1 का 1 के साथ तो 1 1, उसके बाद 2 का 4 2 4, फिर देखिए 4 का 16 4 का 16, ये हो गया। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यही हो गया हम लोग का किससे, तो सेट ए जो दे रखा था यहाँ पे, इसका एलिमेंट 1 2 4 5 6 9 16 20 था। उसमें जो रिश्ता हम लोग का स्टेब्लिश था कि जो रिश्ता होगा उसका जो एलिमेंट होगा ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसमें सेकेंड कोऑर्डिनेट तब मिलेगा जब फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे। तो वो कुछ ये आपका जो है रिलेशन हो जाएगा जिसका एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 1, सेकेंड का 2 4 और थर्ड वाला 4 16 हो जाएगा। ठीक है, चलते अब अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि सेट ए में यानी एक ही सेट दे रखा था उसमें हम लोग रिलेशन लगा रहे थे। अब देखते हैं 2 सेट की बारी, जब सेट आपका 2 ठो रहेगा तो उसमें कैसे रिलेशन डिफाइन होगा। सेम ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे मान लिया जाए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। देखिए अब 2 सेट, पहले अभी हम लोग एक सेट में बात किए थे, अब 2 सेट में देखते हैं। तो सिंपल सा है, वहाँ पे ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ था, यहाँ ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। तो ए और बी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि इफ़ ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, then a relation R from A to B is defined as R subset of A cross B। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यदि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हो, यानी कि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हो, तब कोई रिश्ता आर किससे, ए से बी में किस रूप में डिफाइन होगा कि आर जो है सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। उसमें क्या था, एक ही सेट में डिफाइन था इसलिए ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ था। यहाँ पे 2 सेट दे दिया था इसलिए 2 सेट ए क्रॉस बी का क्या होगा, दो सेट ए और बी दिया है तो इसलिए ए क्रॉस बी का क्या होगा, आर सबसेट होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन सब।
जैसे मान लीजिए ए दे रखा है आपको, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी दे रखा है आपको 2 5 10 17 20, ये है, ठीक है। एंड आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड आर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए आपको एक सेट दे रखा है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी है आपको 2 5 10 17 20, ठीक है। और आपको एक रिलेशन क्या है, यानी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट के बीच जो एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया है कि रिश्ता जो आर है उसका जो एलिमेंट होगा वो एक ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसका सेकंड कोऑर्डिनेट आपको तब मिलेगा जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के स्क्वायर में 1 को जोड़ेंगे हम लोग। तो एरो डायग्राम सबसे बेस्ट होता है समझने के लिए, है ना। तो पहले दोनों सेट को आप लिख दीजिए। तो वी हैव इसलिए लिखते हैं क्योंकि डाटा गिवन होता है, इसलिए वी हैव लिखिए या गिवन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए में हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया ए। एंड बी में हो जाएगा बच्चों आपका 2 5 10 17 20, ये हो गया ए और बी। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे। बहुत इजी होता है डायग्राम से समझना। मान लीजिए ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो ए का एलिमेंट है 1 2 3 4। अच्छा, इसका है 2 5 10 17 2 5 10 17 20। चलिए, तो दोनों में क्या है कंडीशन, यहाँ पे रिश्ता क्या इस्टेब्लिश किया गया है कि y जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, यही रिश्ता है, ठीक है। तो जरा सोचिए, यदि x हम लोग 1 लेते हैं, x के जगह पर यदि 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस रिश्ते के तहत 2 से। अच्छा, यदि x के जगह पर 2 डालते हैं तो 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो जाएगा इससे। यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, ये इससे। 4 रखेंगे तो 16 1 17 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का रिश्ता क्या बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे ऑर्डर पेयर कौन कौन सा बना, 1 2 फिर 1 2 हो गया, फिर 2 5 हो गया, 2 5 हो गया, फिर 3 10 हो गया, 3 10 हो गया। उसके बाद देखिए 4 17 हो गया, 4 17 हो गया। तो यही हो गया हम लोग का। और ये जितना जो ऑर्डर पेयर है, जब आप ए और बी का क्रॉस निकालिएगा, यानी ए क्रॉस बी जब निकालिएगा, ये टोटल का टोटल ऑर्डर पेयर आपको ए क्रॉस बी में ही मिलेगा। यहाँ जितना कहे तो 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर है, ये चारों का चारों ऑर्डर पेयर आपको ए क्रॉस बी जब निकालिएगा तो उसमें आपको मिलेगा। इसलिए डेफिनेशन जो कहता है आर जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये जो है 100% सत्य बात है, क्योंकि आर का टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि रिलेशन आपका जो है पूरी तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन होता कितने तरह का। हम लोग अभी क्या सीखे, पहले तो सीखे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वह एक ऐसा सेट होता है जिसका एलिमेंट क्या होता है बच्चों, तो वो ऑर्डर पेयर होता है। और ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकेंड वाला जो है कोऑर्डिनेट आपको सेट बी से बिलोंग करेगा। उसके बाद सीखे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद सीखे हम लोग रिलेशन, किसी पर्टिकुलर सेट में रिलेशन कैसे डिफाइन होता है। पहले हम सिखाए कि ए कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद सिखाए कि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश कैसे होता है। रिलेशन का मतलब क्या है कि 2 सेट के एलिमेंट के बीच के रिश्ते को बताना कि आखिर 2 सेट का जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ देखिए 2 सेट था तो 2 सेट का जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है आखिर ये दोनों आपस में किस रिश्ते के तहत जुड़ा है, इस रिश्ते के तहत जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेशन, है ना। तो ये जो एक कंडीशन डाला गया, इस कंडीशन के तहत दोनों सेट का एलिमेंट आपस में कनेक्ट है ना, कनेक्ट है। यहाँ देख सकते हैं सेकंड वाला तब मिलता है जब फर्स्ट का स्क्वायर में 1 जोड़ते हैं, सेकंड वाला तब मिलता है जब फर्स्ट का स्क्वायर में 1 जोड़ते हैं, सेकंड वाला तब मिलता है जब फर्स्ट का स्क्वायर में 1 जोड़ते हैं। तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है, तो 2 सेट के एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करने का एक साधन है माध्यम में, ठीक है। तो अच्छा, इसमें और एक चीज बात करना था रेंज डोमेन का, ठीक है। तो डोमेन ध्यान देंगे, तो डोमेन क्या होता है, जैसे रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है जो है ना सेकंड से कनेक्टेड होता है, उसके सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर,
ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर। अब देखिए यहाँ पे गौर से, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या क्या बन रहा था, 1 2 बन रहा था, ठीक है, 2 5 बन रहा था, फिर क्या बन रहा था, 3 10 बन रहा था, फिर 4 16 17 ये बन रहा था। तो रिलेशन का प्रत्येक ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट होगा उसके सेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यानी डी ऑफ आर जो हो जाएगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया आपका इसका डोमेन, है ना। डोमेन क्या होता है, तो रिलेशन आर के प्रत्येक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो सेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर इज नॉन एज डोमेन, है ना। तो यहाँ पे डी ऑफ आर यानी डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 1 2 3 4 है, किसका, तो रिलेशन का प्रत्येक ऑर्डर पेयर का। अच्छा, अब बताइए कि इसमें रेंज क्या हो जाएगा। रेंज बहुत आसान है, तो रेंज सिंपल सा है, तो रेंज हो जाएगा आपका रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। यानी कि रिलेशन का जो है, रिलेशन आर का प्रत्येक ऑर्डर पेयर का सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट का जो आपका सेट होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, डोमेन रेंज कहेंगे। तो आर ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन आर, वो हो जाएगा सेकेंड वाला। तो देख लीजिए सेकेंड में कौन है, 2 5 10 17 2 5 10 17, तो ये हो गया इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। अच्छा, कोडोमेन क्या होगा, तो सेकेंड वाला जो सेट होगा आपका, रिलेशन क्या है मतलब कि रेंज हो गया आपका सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट का सेट, और डोमेन क्या हो गया, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट का सेट। अच्छा, अब कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, कोडोमेन क्या होता है, सिंपल सा सेकेंड वाला सेट इज नॉन एज कोडोमेन, ठीक है। तो सेकेंड सेट कौन है, बी है, यानी कि कोडोमेन जो होगा यहाँ पे, कोडोमेन जो होगा वो आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि बी में कौन कौन एलिमेंट था, तो बी में था आपका एलिमेंट 2 5 10 17 20, ठीक है, ये हो गया कोडोमेन हो गया। यानी सेकंड वाला सेट को हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। सेकंड वाला सेट को क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। चलिए, तो हम लोग सीखे रेंज क्या होता है, तो रिलेशन जो होगा उसका प्रत्येक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट को हम लोग कहेंगे क्या, जो है डोमेन कहेंगे। उसके बाद रेंज किसको कहेंगे, तो रिलेशन आर का जितना भी ऑर्डर पेयर है उसका सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट के सेट को हम लोग कहेंगे रेंज, ठीक है। और कोडोमेन किसको कहेंगे, तो सिंपल सा सेकेंड वाला जो बड़ा वाला सेट होगा पूरे सेट को ही हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि रेंज जो होगा, रेंज का जो टोटल एलिमेंट है वो कोडोमेन में कहीं न कहीं आया है। देखिए 2 5 10 17 2 5 10 17 है ना। तो यही रीजन है कि रेंज को जो है कोडोमेन का सबसेट कहा जाता है। याद रखिएगा, रेंज को क्या कहा जाता है, कोडोमेन का सबसेट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि रेंज का टोटल एलिमेंट आपका जो है कोडोमेन में लाई करता है, इसलिए रेंज को कोडोमेन का सबसेट कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि रिलेशन आपका बेहतर तरीके से क्लियर हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, चलिए इसमें जो मेन टाइप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपका जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये 12th क्लास का रिलेशन का आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अभी तक जो रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी या यूँ कहे कि जितना अभी बताया वो 11th क्लास का रिलेशन था, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन था। यहाँ से 12th क्लास का रिलेशन स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन से, ठीक है। तो आपको अभी जो बताए बेसिक से एकदम 0 लेवल से रिलेशन बताए, वो आपका पहले तो आपका 11th का जो जितना भी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बन जाएगा आपको। अब 12th क्लास का जो रिलेशन का क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको जो है बनेगा। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, इसमें जो आपको पहला जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन,
रिलेशन। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, और चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन ध्यान दीजिए। तो पहला है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब किसी सेट के लिए रिलेशन आपका क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, है ना, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो वैसी स्थिति में हम लोग रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो बारी बारी से समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कब होगा, है ना, उसके बाद सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग पहले बात करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इफ अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट्स, डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। ठीक है, यदि कोई रिलेशन आर कोई नॉन एम्प्टी सेट ए में क्या हो, डिफाइन हो, देन रिलेशन आर is called reflexive if for each a belongs to a, for each a belongs to a related to a। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, यदि मान लिया जाए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, है ना, प्रत्येक एलिमेंट रिश्ता आर के अधीन ए से जुड़ा हुआ हो, तो वैसी स्थिति में उस रिश्ते को हम लोग, उस रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव, है ना। ये ऐसे क्लियर नहीं होगा जब तक एग्जांपल नहीं देंगे। सिंपल सा मान करके चलिए कि ए कोई सेट है जिसमें ढेर सारा एलिमेंट है, ठीक है, और इसमें एक रिश्ता डिफाइन कर दिया गया भाई का, किसका, भाई का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो है इसका कोई भी एलिमेंट एक तो उठाएंगे तो उसमें क्या यह रिश्ता लागू होता है, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, सपोज एक आदमी को उठाए और बताए उसमें लगा, मतलब कि ये वाला जो रिलेशन भाई का, उसमें यदि उसको लगाएंगे कि कोई भी इंसान खुद का भाई होता है, तो कोई भी इंसान खुद का भाई नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। सिंपल सा चलिए ऐसा करते हैं कि ए कोई सेट लेते हैं, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, ठीक है। ए में ढेर सारा लाइंस है जो आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। ढेर सारा लाइन है जो आपस में क्या, समांतर है। उससे एक लाइन हम लोग उठाएंगे और एक लाइन उठाएंगे और उस पर रिश्ता लगाएंगे कि क्या वह लाइन खुद का, यदि एलिमेंट कोई एक एलिमेंट लेंगे और उसमें वह रिलेशन खुद के साथ यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो उस रिलेशन को ही हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यानी कि कोई एक लाइन उठाएंगे और तब हम लोग पिक करेंगे और जज करेंगे कि क्या वह लाइन खुद का पैरेलल होता है, तो दुनिया का कोई भी लाइन खुद के साथ क्या होता है, समांतर होता है, खुद का समांतर होता है। इसलिए वहाँ पे सेट ए के लिए रिश्ता जो होगा समांतर वाला वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसमें कि जब एक सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट के लिए, याद रखिए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट के लिए यदि वह एलिमेंट जो भी रिश्ता डिफाइन है उस रिश्ते के तहत यदि खुद से ही जुड़ा हुआ हो, देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एक एलिमेंट नहीं, प्रत्येक एलिमेंट पर लागू होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट पर यदि लागू हो कि वह एलिमेंट जो भी रिश्ता स्टेब्लिश किया गया उस रिश्ते के तहत यदि खुद से ही कनेक्टेड हो, खुद से ही जुड़ा हुआ हो, तो वैसी स्थिति में उसको कहेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाला सिमेट्रिक रिलेशन में। पहले हम सबको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर में सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, इफ ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन a relation R, then a relation R is called, then a relation R on set A is called
symmetric relation if A related to B, ध्यान दीजिए कि A related to B imply that B related to A for all AB belongs to A। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, बढ़िया समझिए कि यदि A कोई नॉन एम्प्टी सेट है, A क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तब कोई रिश्ता R किसमें, सेट A में सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब सेट A का कोई दो एलिमेंट, सेट A का कोई दो एलिमेंट को लेंगे और उसमें देखेंगे कि यदि A रिश्ता R के अधीन B से जुड़ा हुआ हो, यानी कि A रिश्ता R के अधीन B से जुड़ा हुआ हो, तब क्या कि B जो है उसी रिश्ते के अधीन A से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा है तो उस रिश्ते को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिंपल सा देखिए, एक परिवार मतलब एक सेट लिए, सपोज एक सेट लिए और उसमें ढेर सारा एलिमेंट है, या यूँ कहे कि सेट ऑफ मेंबर्स है, आदमी है, मतलब इंसान कहिए तो ढेर सारा इंसानों का सेट है, ढेर सारा उसमें जो है लोगों का सेट है। अब उसमें दो आदमी को हम लोग रेंडमली कनेक्ट मतलब कि चूज किए, सेलेक्ट किए। अब दो एलिमेंट उससे जब उस सेट से हम लोग लिए तो उसमें हम लोग क्या किए कि चलो भाई कि पहला जो है दूसरे का भाई है। बढ़िया समझिए कि यदि मान लिया जाए A पहला आदमी है और यह जो B दूसरा आदमी है और A क्या है, दूसरे का क्या है, भाई है, ठीक है। यदि पहला दूसरे का भाई है तो क्या दूसरा भी पहले का भाई होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। यदि पहला जो है दूसरे का भाई है तो दूसरा भी पहले का क्या होगा, भाई होगा। तो ऐसी स्थिति में उस रिश्ते को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, यानी दोनों तरफ से जब कोई बात दोनों तरफ से संतुष्ट होगा तो उसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। हम क्या बोले कि किसी सेट का दो अवयव को उठाइए और उसमें यदि पहला दूसरे का रिश्ता R के अधीन जुड़ा हुआ हो, यानी पहला दूसरे से रिश्ता R के अधीन, अब रिश्ता R कुछ भी हो सकता है, भाई का हो सकता है, भतीजा का हो सकता है, समांतर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिश्ता यदि पहला दो किसी सेट का दो एलिमेंट उठाए तो यदि उसमें देखें पहला है ना, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिश्ता R के अधीन जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे कि क्या दूसरा एलिमेंट उसी रिश्ते के अधीन A से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे अभी बताए कि कोई सेट है ना, उसमें ढेर सारा आदमी है, अब उसमें से दो आदमी को निकाले, दो आदमी को सिलेक्ट किए और उसमें बोले कि पहला जो है दूसरे का भाई है, तो क्या दूसरा जो है पहले का भाई नहीं होगा, जाहिर सी बात है। यदि पहला दूसरे का भाई है तो दूसरा भी पहले का भाई होगा। तो ऐसी स्थिति में उस रिश्ते को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अगला देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए, इफ ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बार बार सेट से आ जाता है कि इफ ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is called transitive if, ध्यान देंगे यहीं पे, if A related to B, यानी A रिश्ता R के अधीन B से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और B रिश्ता R के अधीन C से जुड़ा हुआ हो, देन तब यदि ध्यान दीजिए A रिश्ता R के अधीन B से जुड़ा हुआ हो और B उसी रिश्ते के अधीन C से जुड़ा हुआ हो, तब यदि ऐसा हो कि A जो है उसी रिश्ता R के अधीन C से जुड़ा हुआ हो, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यदि किसी सेट का तीन अवयव को उठाएंगे, तीन मेंबर को लेंगे और उसमें देखेंगे कि यदि पहला आदमी दूसरे आदमी से रिश्ता R के अधीन जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा आदमी उसी रिश्ते के अधीन तीसरा आदमी से जुड़ा हुआ है, तब देखेंगे कि क्या पहला आदमी उसी रिश्ते के अधीन तीसरा से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा है तो वैसे रिश्ते को ही हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। सपोज कीजिए तीन आदमी हम लोग लिए, अजय, विजय, सुमन, तीन आदमी लिए, ठीक है। यदि अजय यदि विजय का भाई है और विजय यदि सुमन का भाई है, तो ऑटोमेटिक बात है कि अजय जो है सुमन का कौन होगा अजय यदि विजय का भाई है, विजय यदि सुमन का भाई है, तो ऑटोमेटिक है अजय किसका, सुमन का भाई होगा। तो ऐसे रिश्ते को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब किसी सेट के लिए कोई रिश्ता तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो वैसे रिश्ते को ही हम लोग कहते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। उसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए आप लोग को एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि
कि लेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। मान लीजिए ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, किसका सेट है बच्चों? तो समांतर रेखाओं का सेट है, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, यानी कि आपको क्या है कि सभी समांतर रेखाओं का एक सेट ए है। मान लिया जाए कि वह लाइन कुछ इस प्रकार है, L1, L2, L3, L4, L5 एंड सो ऑन Ln है, ठीक है। तो ये आपका ए जो है समांतर रेखाओं का सेट है। तब इसमें हम लोग जो है चेक करेंगे कि एक जो है समांतर एक रिलेशन जो स्टेब्लिश्ड है, रिलेशन है आपका क्या है? रिलेशन आपका पैरेलल होने का है ना, पैरेलल, यानी कि रिश्ता क्या है कि समांतर हो, रिश्ता क्या है कि समांतर हो। तो ध्यान दीजिए कि यह रिश्ता समांतर होने का जो है वह आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा, या यूँ कहे कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, इस तरह से। चलिए देखिए गौर से देखिए, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए अब मान लिया जाए सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, L1 उठाए, तो क्या L1 खुद का जो है समांतर होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है जितना भी एलिमेंट है सबका सब एक दूसरे से क्या है? समांतर है। ये समांतर लाइन का सेट है, तो यहाँ पर सेट ए में जितना भी लाइन है एक दूसरे का समांतर है। अब यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी एक लाइन उठाएंगे, तो वह लाइन खुद के साथ समांतर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे तो ये हो जाएगा फॉर ईच L1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो L1 कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे और देखेंगे कि वो जो है खुद के साथ समांतर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिश्ता जो R है वो क्या हो जाएगा? देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। बात को समझिए कि समांतर रेखाओं का जो सेट है ए, सेट ए में रिश्ता जो है कौन सा रिश्ता? समांतर होने का, वह कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट को उठाएंगे तो उस एलिमेंट में जब लागू करेंगे समांतर होने का शर्त या नियम, तो वो उस पर फिट बैठेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी लाइन खुद के साथ क्या होता है? आपका जो है पैरेलल होता है। तो जब बात किसी एलिमेंट का खुद के साथ करेंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव, जब दो एलिमेंट में दोनों पक्ष से यदि बात संतुष्ट होगा तो सिमेट्रिक, जब तीन एलिमेंट लेंगे और बारी बारी से प्रथम दो में यदि बात मतलब कि स्पष्ट हो और यदि वही नियम तीसरे पर भी लागू हो जाएगा तो वो आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक में इसका कोई दो एलिमेंट लेते हैं, चलिए L1 और L2। तो L1 जो है L2 के समांतर है, ध्यान दीजिए L1 क्या L2 के समांतर है। तो जरा सोचिए कि यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 का समांतर होगा, है ना। फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यानी ए का दो एलिमेंट L1 और L2 लिए, ए का दो एलिमेंट L1 और L2 लिए और देखे कि L1 यदि L2 का समांतर है तो क्या होगा? L2 भी L1 का समांतर होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में रिश्ता जो है वो क्या हो जाएगा? देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? आपको ध्यान देंगे यहाँ पे तीन मेंबर लेंगे। चलिए L1 समांतर L2 का है, फिर L2 समांतर L3 का है। तो गौर से देखिए, यदि L1 यानी पहला लाइन दूसरे का समांतर है और दूसरा लाइन तीसरे का समांतर है, तो जाहिर सी बात है पहला लाइन क्या होगा? तीसरे का समांतर होगा। फॉर ऑल लाइन किसका? ए, यानी कि यदि सबका सब यानी कि किससे बिलोंग हो? ए से। यानी कि सेट ए का कोई तीन एलिमेंट को उठाए, तीन लाइन को उठाए और उसमें देखे कि पहला लाइन दूसरे के समांतर है, दूसरा तीसरे के समांतर है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि यदि पहला दूसरे के समांतर, दूसरा तीसरे के समांतर है, तो जाहिर सी बात है पहला तीसरे का समांतर होगा कि नहीं होगा? देखिए ये पहला लाइन दूसरे के समांतर है और दूसरा लाइन ये तीसरे के समांतर है, तो पहला लाइन ये L1 जो है तीसरे का समांतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसलिए ऐसी स्थिति में रिश्ता क्या हो जाएगा? देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका रिश्ता इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट ए के लिए रिश्ता जो था आपका समांतर होने का, पैरेलल होने का जो रिश्ता था वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब कोई रिश्ता तीनों हो जाता है किसी खास सेट के लिए, तो वैसी स्थिति में उस रिश्ते को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उम्मीद करते हैं आज के इस सेशन में रिलेशन से रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें थी सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लेकर के क्लास 12 का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।